दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। और आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ है, तो प्लीज़ अंत तक बने रहें और पढ़ाई का आनंद लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हैरी पॉटर श्रृंखला की लेखिका का नाम बताना है। ने लॉकडाउन के दौरान बच्चों का मनोरंजन करने के लिए द इका बॉग नामक एक नई ऑनलाइन बच्चों की पुस्तक जारी की है, ठीक है। तो उनका क्या नाम है ये आपको बताना है, ठीक है। हैरी पॉटर श्रृंखला की लेखिका है तो ये आपको पता भी होगा, जेके रावलिंग, ठीक है। इनको रोलिंग भी कहीं कहीं पे पढ़ते हैं, जेके रावलिंग नाम है। अब इनके बारे में हम लोग फैक्ट्स को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का फैक्ट। आज का फैक्ट है 26 मई 2020 को ब्रिटिश लेखिका जेके रावलिंग ने अपनी नई बाल पुस्तक द इकाबॉग के पहले 2 अध्याय जारी किए हैं, ठीक है। कौन से 2 अध्याय? पहले 2 अध्याय जारी किए हैं। यह कहानी नवंबर 2020 में अपने आधिकारिक प्रकाशन से पहले मुफ्त में द इकाबॉग वेबसाइट पर किस्तों में प्रकाशित की जाएगी। किस्तों में प्रकाशित का मतलब थोड़ा थोड़ा करके प्रकाशित की जाएगी। अभी कितने अध्याय प्रकाशित किए गए हैं? 2 अध्याय प्रकाशित किए गए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 2007 में हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज के बाद से यह पुस्तक उनकी पहली बच्चों की किताब है, ठीक है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। चलिए इसमें इनके बारे में भी जान लेते हैं, जेके रावलिंग के बारे में भी। चलिए फैक्ट को देखते हैं हम लोग। जेके रोलिंग, ठीक, या रावलिंग, इनका मूल नाम क्या है? जोआन रोलिंग या रावलिंग, ठीक है। एक ब्रिटिश लेखिका, फिल्म और टीवी निर्माता, पटकथा लेखक और परोपकारी हैं, ठीक, इनको कहा जाता है। और जिन्हें हैरी पॉटर श्रृंखला लिखने के लिए जाना जाता है। हैरी पॉटर श्रृंखला में उनकी पहली पुस्तक हैरी पॉटर और द फिलोसोफर स्टोन 1997 में प्रकाशित हुई। हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला इतिहास में बेस्ट सेलिंग पुस्तक श्रृंखला है और यह हैरी पॉटर फिल्म श्रृंखला का आधार है। उन्होंने 2012 में वयस्कों के लिए अपनी पहली पुस्तक द कैजुअल वैकेंसी प्रकाशित की। 2013 में उन्होंने रॉबर्ट गैलब्रेथ पेन नाम से एक अपराध उपन्यास भी जारी किया, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इनका नाम आया है तो पिछली बार भी इनके नाम से एक क्वेश्चन आया था, तो इस बार भी इन्होंने जो एक काम किया है कि बच्चों के लिए बुक लॉन्च करिए द इकाबॉग, तो इसके लिए भी क्वेश्चन आना 100% श्योर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नासा के हबल दूरबीन ने एक सर्पिल आकाशगंगा मतलब गैलेक्सी की एक छवि जारी की है। छवि का मतलब इमेज, ठीक है, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इमेज जारी की है तो उसका क्या नाम है, ठीक है। क्या नाम है आकाशगंगा का? NGC 3895, ठीक है, आपको याद रखना है NGC। यहाँ पे G है, ना कि F और ना ही S, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? आपका NGC 3895 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ध्यान से पढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन, इसमें फैक्ट भी देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये इमेज जो है नासा ने जो है पब्लिश करी है और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नासा हबल टेलीस्कोप रिलीज्ड एन इमेज ऑफ अ स्पायरल गैलेक्सी, एक सर्पिल आकार की गैलेक्सी को लॉन्च किया, मतलब इमेज को लॉन्च किया है। दैट इन कलर, उसका कलर किस तरह का है? शेप रिसेंबल्स अ कॉफ़ी मेड बाय अ बरिस्टा, जिस तरह से एक बरिस्टा एक कॉफ़ी को बनाता है, ठीक है। कप में जब कॉफ़ी रहती तो उसके अंदर इस तरह से राउंड करके कॉफ़ी दिखाई देती है। तो ये शेप जो ये फिगर है वो बिल्कुल कॉफ़ी के शेप का है। कलर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसा ही रहता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। आप ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैक्ट। द गैलेक्सी लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ ओवर 160 मिलियन लाइट ईयर्स, ठीक है। कितना दूर है? 161 मिलियन लाइट ईयर दूर है। अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर, ठीक है। उर्सा मेजर से कितना दूर है आपका? देख सकते हैं 160 मिलियन लाइट ईयर। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये किसके द्वारा खोजी गई थी, लेकिन इमेज जो है इन्होंने नहीं दिया था, ठीक है। इमेज जो है अभी पब्लिश हुआ है जल्दी में। ये किसके द्वारा खोजी गई थी? जर्मन बॉर्न ब्रिटिश,
एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शेल, ठीक है। विलियम हर्शेल ने जो है 18 मार्च 1790 में इस गैलेक्सी को खोजा था, लेकिन उन्होंने जो है इस गैलेक्सी का जो है इमेज नहीं दिया था, ठीक। ये इमेज हमें अब मिली है, तो नासा ने अब जो है पब्लिश करी है, तो हम लोग अब जो है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। द गैलेक्सी हैज़ अ डायमीटर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45,000 लाइट ईयर्स। कितना गैलेक्सी का जो ये आप डायमीटर देख सकते हैं, डायमीटर ये, ठीक है, ये कितना है 45,000 लाइट ईयर, बहुत होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को अब देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चीन जुलाई में अपना, ठीक है, क्वेश्चन देखिए पहले ही पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं। जुलाई में अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च करेगा, जिसके 2021 की पहली तिमाही में लाल ग्रह की सतह पर उतरने की उम्मीद है। कब उतरेगा? ठीक 2021 में, तिमाही में। तिमाही का मतलब मार्च या अप्रैल में ही उतर सकता है, ठीक। क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है तियानवेन, ठीक है, आपको याद रखना है, तियानवेन नाम है चीन का जो मंगलयान जाएगा, उसका क्या नाम है? तियानवेन 1, ये आपको याद रखना है, तियानवेन 1। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। फैक्ट पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। तियानवेन 1 एन ऑल इन वन ऑर्बिटर लैंडर एंड रोवर विल सर्च द मार्शियन सरफेस फॉर वाटर, आइस, इन्वेस्टिगेट सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टडी द एटमॉस्फेयर। ठीक, ये बता रहा है कि जो तियानवेन फर्स्ट जो जाएगा मंगलयान पर, वो क्या वहाँ पर सर्च करेगा? वो वहाँ पर मंगल पर पानी, बर्फ़ और वहाँ की मिट्टी के बारे में विशेषताएं जो है इकट्ठा करेगा, और एटमॉस्फेयर के बारे में भी जो है अध्ययन करेगा, ठीक है, और अन्य उद्देश्यों पर भी जो है वो अपने स्टडी कर सकता है। द चाइनीज़ मिशन इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक ऑफ इन लेट जुलाई के अंत तक जो है ये जो है यहाँ से टेक ऑफ करेगा, मतलब उड़ान भरेगा। द सेम टाइम व्हेन नासा इज़ लॉन्चिंग, कब? जब नासा भी जो है क्या लॉन्च करेगा? मार्स मिशन। द एम्बिशियस प्रिजर्वेशंस, ठीक है, प्रिजर्वेंस, ठीक है, विच एम्स टू कलेक्ट मार्शियन सैंपल्स एंड ब्रिंग देम बैक टू अर्थ इन 2 पार्ट कैंपेन। और क्या करेगा? विच एम, उसका उद्देश्य क्या है? मार्शियन सैंपल, जो मंगल ग्रह के कुछ सैंपल है, ब्रिंग देम बैक, उनको यहाँ वापस लाएगा पृथ्वी पर और उन पर स्टडी की जाएगी, ठीक है। दोनों का आपने पढ़ लिया कि नासा जो है एम्बिशियस परसेवरेंस ये नाम से लॉन्च करेगा, और इन्होंने क्या? ताइवेन 1 नाम से लॉन्च करेंगे दोनों लोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने WFIRST या WFIRST टेलीस्कोप का नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप रखा गया है? ठीक है, तो ये किसने किया है? ये USA ने कर दिया है, ठीक। क्यों कर दिया है ये हम लोग फैक्ट में पढ़ते हैं। चलिए फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं और करंट के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए और मैं आपको बता दूं कि जो IAS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये GS 3rd का पेपर का जो है ये पार्ट है, उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। WFIRST टेलीस्कोप को अब नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप या रोमन स्पेस टेलीस्कोप शॉर्ट के लिए कहा जाएगा, ठीक है। इसको शॉर्ट में रोमन स्पेस टेलीस्कोप भी कहा जाएगा। इसे 2020 के मध्य में लॉन्च करने की तैयारी है। डॉक्टर नैन्सी रोमन को नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप की माँ, ठीक, मदर ऑफ हबल टेलीस्कोप के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 30 साल पहले लॉन्च किया गया था। यह नैन्सी ग्रेस रोमन के नेतृत्व और दृष्टि के कारण था कि नासा खगोल भौतिकी में अग्रणी बन गया और दुनिया के सबसे शक्तिशाली और उत्पादक अंतरिक्ष हबल को लॉन्च किया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इनको क्या कहा जाता है? हबल स्पेस टेलीस्कोप की माँ के नाम से पुकारा जाता है। किसको? डॉक्टर नैन्सी रोमन को, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए निम्नलिखित ऐप में से कौन सा दुनिया का पहला सरकारी उत्पाद है जिसे ओपन सोर्स बनाया गया है? ठीक है, तो ये किसे बना दिया गया है? ये आरोग्य सेतु ऐप को बना दिया गया है।
चलिए इसके बारे में भी फैक्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। इसका फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 26 मई 2020 को एक खुला स्रोत के रूप में आरोग्य सेतु ऐप का एंड्रॉयड संस्करण बनाया है। ठीक है, संस्करण बनाया है। आरोग्य सेतु दुनिया का पहला सरकारी उत्पाद बन गया है जिसे खुला स्रोत बनाया गया है, मतलब ओपन सोर्स बना दिया गया है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी कोई अन्य सरकारी उत्पाद इस पैमाने पर ओपन नहीं है, खुला नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 11.5 करोड़ लोगों ने अब तक ऐप डाउनलोड किया है। ठीक है, कितने लोगों ने? 11.5 करोड़ लोगों ने ऐप को डाउनलोड किया है और 8 लाख लोगों ने अपना आत्म मूल्यांकन किया है। ठीक है, जो इस पे क्वेश्चंस पूछता है उसका जवाब दिया है। ठीक है, ये मैंने खुद भी किया है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैच ऐप किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया एक नया कॉलिंग ऐप है? ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया है? ये फेसबुक ने लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट ऐप है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऐप नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका फैक्ट भी देख लेते हैं हम लोग। फैक्ट को पढ़ते हैं हम लोग। कैच ऐप को सेवा का उपयोग करने के लिए फेसबुक खाते की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं कि आपको अकाउंट होना चाहिए फेसबुक पे। ठीक है, ऐप आपके फ़ोन की संपर्क सूची के साथ काम करता है, मतलब आपके कॉन्टैक्ट को क्या करना पड़ेगा? सिंक करना पड़ेगा। इस ऐप के माध्यम से उपभोगकर्ता को यह पता चल जाएगा कि उसकी संपर्क सूची में कौन सभी बात करने के लिए स्वतंत्र हैं, मतलब किसका डेटा ऑन है, कौन ऑनलाइन है, तो ये उसमें शो करेगा। और कौन संपर्क ऑफलाइन है, मतलब कौन ऑफलाइन है कौन ऑनलाइन है, उसमें शो करेगा। ठीक है, कैचअप ऐप को फ़िलहाल अमेरिका में टेस्टिंग के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। अभी कहाँ पर लॉन्च किया गया है? अभी सिर्फ अमेरिका में लॉन्च किया गया है, वो भी टेस्टिंग करने के उद्देश्य से। ठीक है, अभी इंडिया में नहीं आया है, जब आएगा तब देखते हैं। चलिए इसमें आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताइवान के राष्ट्रपति ने दूसरे कार्यकाल के लिए देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। ताइवान के राष्ट्रपति का नाम क्या है? ये आपको बताना है कि ताइवान के राष्ट्रपति का क्या नाम है जो दूसरे कार्यकाल के लिए देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो उसका क्या नाम है? त्साई इंग वेन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए फैक्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। फैक्ट पढ़ते हैं कि त्साई इंग वेन जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से संबंधित हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक मतलब डी, प्रोग्रेसिव मतलब पी और पार्टी मतलब पी, DPP से पार्टी से हैं, DPP पार्टी से। त्साई ने 74.9 के बहुमत से चुनाव जीता। 2008 के बाद से राष्ट्रव्यापी चुनावों के साथ साथ राष्ट्रपति चुनावों में DPP, जो अभी मैंने बताया डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार द्वारा जीता गया सबसे अधिक वोट शेयर है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि ये पहले इंसान बन गए हैं जिन्होंने सबसे अधिक वोट से जीत हासिल करी है 74.9% के साथ में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस इकोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, EPFO एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्योंकि वो अकाउंट से ही रिलेटेड उसमें बहुत सारा पार्ट है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। SBI रिसर्च रिपोर्ट ने वित्त वर्ष 21 में भारत की GDP, ठीक है, GDP विकास दर को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है या बताया है। ठीक है, रिसर्च ने बताया है कितने प्रतिशत घट गया है, तो कितना हो गया है? घटकर 6.8% घटने का अनुमान जो है SBI रिसर्च रिपोर्ट ने बताया है। आपको याद रखना है। चलिए पॉइंट पढ़ते हैं इसका। चलिए दोस्तों फैक्ट पढ़ लेते हैं। SBI रिसर्च ने वित्त वर्ष 2020-21 में GDP में 6.8% की कमी की आशंका जताई। इसीलिए मैंने आपको ऑप्शन में -6.8% लिख दिया था। ठीक है, आपको कमी, माइनस का मतलब कमी। ठीक है, अगर प्लस में लिखा है तो वृद्धि, कमी की आशंका जताई है। हालांकि उसने कहा है कि इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में अच्छी रिकवरी दिखेगी और तीसरी चौथी तिमाही में भी आर्थिक वृद्धि दर अच्छी रहेगी। दूसरी एजेंसियों ने भी कोरोना का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ने की आशंका जता चुका है। चलिए अगला, इसमें और भी पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। अब देखिए आगे क्या है। SBI रिसर्च की रिपोर्ट में राज्यों के नुकसान के बारे में भी कहा गया है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, उसने कहा है कुल नुकसान में 10 बड़े राज्य, कितने? 10 बड़े राज्य 75% हिस्सेदारी है। इसमें महाराष्ट्र की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है? महाराष्ट्र में 15.6% और तमिलनाडु की कितनी है? 9.4%।
और गुजरात की 8.6% फीसदी जो है हिस्सेदारी है नुकसान में सबसे ज़्यादा। ठीक है, आपको याद रखना है कि क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा किसकी हिस्सेदारी है, तो महाराष्ट्र की। कितनी है? 15.6% है। ठीक है, इन राज्यों में कोरोना से सबसे ज़्यादा मामले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून के अंत तक संक्रमण के मामले चरम पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद उनमें गिरावट आएगी। ठीक है, ये बैंक के लिए भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स द्वारा वित्त वर्ष 2021 में भारत के लिए अनुमानी जीडीपी। ठीक है, पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने एसबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा, यहाँ पे फिच रेटिंग के द्वारा पढ़ा। ठीक है, इसमें कितना इन्होंने अनुमान बताया है? -0.8% की कमी। ठीक है, कितना? -0.8%। चलिए फैक्ट पढ़ते हैं दोस्तों। फैक्ट देखते हैं। फिच रेटिंग ने इस वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर में बड़ी गिरावट का अनुमान जताया है। उसने गुरुवार को कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटकर कितनी हो गई? 0.8%। इसीलिए मैंने माइनस लगाया, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया कि कमी में माइनस लगाते हैं। ठीक है, कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन और वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण ऐसा होगा। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट में कि फिच रेटिंग ने अपने वैश्विक आर्थिक अनुमानों में कहा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी की वृद्धि दर अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान घटकर 0.8% रह जाएगी, जबकि बीते वित्त वर्ष के दौरान यह आंकड़ा 4.9% था। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि हालांकि 2021-22 में वृद्धि दर 6.7% रह सकती है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज़ लेके आया हूँ। मैं अब बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल ने जो है एक नया लोगो लॉन्च किया है। अब जो है लोगो आपका चेंज हो जाएगा। आपसे आपका जो लोगो रहेगा वो ये रहेगा, वो आप देख सकते हैं दोस्तों। आपका आज से लोगो जो रहेगा वो यही लोगो रहेगा। आपको स्क्रीन पे सिर्फ इतना लोगो दिखाई देगा कि यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आप इतना ही लोगो दिखेगा, ये ब्लू वाला नहीं रहेगा। केवल इतना लोगो ये बीच का दिखाई देगा, यही आपका लोगो रहेगा। और आप प्लीज़ कमेंट में बताएं आपको लोगो कैसा लगा, और आप ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।